एक बार एफआई डेटा से शुरुआत करते हैं। किस तरह का एफआई डेटा देखने के लिए मिला? कल के सत्र में तो कोई खास एफआई की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं था, उनकी तरफ से बिकवाली ही देखने के लिए मिली। हालांकि डीआई सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट कभी भी गिर नहीं रहा। तो ये एक अच्छी बात है। अगर एफआई का डेटा देखें तो 426 करोड़ की सेलिंग एफआई की तरफ से, डीआई की जो बाइंग थी 3917 करोड़ रुपए की कल के सत्र में देखने के लिए मिली। एफआई का अगर हम इंडेक्स लेवल पर भी देखें तो काफ़ी सेलिंग कल के सत्र में देखने के लिए मिली है। ग्लोबल मार्केट्स पर नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह का रुझान वहां पर देखने के लिए मिला। तो डाउ एक फ्लैट क्लोजिंग देखने के लिए मिली, शंघाई फ्लैट है, हैंगसेंग में आधा % की बढ़त देखने के लिए मिला है, निकाई में कुछ हद तक स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कोस्पी में कुछ हद तक मुनाफा वसूली का दौर दिख रहा है। कुछ एक खबरें जिनका कि इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर ब्रॉडर वे में देखने के लिए मिल सकता है, तो उन पर भी नज़र डालेंगे कि क्या कुछ वो बड़ी खबरें हैं और उनका इम्पैक्ट क्या देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आईएमडी ने कहा कि मॉनसून जून में तो करीब डेफिसिट रहा 11% का औसत से, और जुलाई में मॉनसून औसत से बेहतर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इसी पर फोकस करेंगे। संतोष सर, मौसम को लेकर, जो मॉनसून को लेकर आईएमडी की जो बातें आई हैं कि जून में अगर हम देखें तो मॉनसून कम रहा, और अगर हम जुलाई में देखें तो अच्छा रह सकता है। कुछ एक और बड़ी खबरें भी हैं जहां पर कि हम देख रहे हैं कि जो पावर का कंजम्पशन है वो 9% बढ़ा जून के महीने में। साथ ही विंडफॉल टैक्स भी बढ़ा है। यहाँ पर जो तेल पर 3250 रुपये पर टन का लगता था वो बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। तो ये कुछ एक खबरें हैं जिनका कि इम्पैक्ट मार्केट पर देखने के लिए मिल रहा है। संतोष सर, कैसे देख रहे हैं? सर पहले मैं मॉनसून से ही शुरू करता हूं इस खबर को कि जून में डेफिसिट, जुलाई में वो कह रहे हैं कि अबव नॉर्मल रह सकता है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया। सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बड़े चिंता का विषय है, और ऐसा लग रहा है विवेक जी कि शायद जो है ये साल हम इंटरेस्ट रेट कट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक तो हीट वेव के चलते जो है फूड इन्फ्लेशन काफ़ी स्टिकी हो रखा है। और जो मानसून की सीजन चल रहे हैं उसमें पहला महीना तो डेफिसिट की तरफ इंडिकेशन आ रहा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर मानसून अच्छा रहता है, जो कि बराबर आईएमडी अपनी बातों को रख रहा है कि जो एलपीए है, लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज है, 100 के ऊपर होगा। तो चूंकि उनके पास अब इतने अच्छे सैटेलाइट्स हो गए हैं कि वो उनका प्रिडिक्शन अबाउट द वेदर काफ़ी अच्छा रहा है। और तो गोइंग बाय दैट जो है ये कह सकते हैं कि शायद अच्छा हो। और अगर अच्छा होगा तो जो आने वाली फसल जो ठंड में आएगी वो फसल अच्छी होगी। लेकिन तब तक जो है चूंकि हम लोग हीट वेव से काफ़ी परेशान रहे हैं, तो उसका स्टिकी इन्फ्लेशन पर रहेगा। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट तो शायद घटे, शायद ही घटे इस साल, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि कुछ हो। तो उस लिहाज से लग रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी चिंता का विषय हमारे लिए देगा, जो कि छोटे मझोले शेयर्स के लिए थोड़ा जो है दिक्कत हो सकती है। और वहां पर आपको बहुत ही चुनकर पैसे लगाने होंगे कि जिनका इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ जाता हो तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अभी आज के दिन में अगर देखेंगे विवेक जी, तो लार्ज कैप ज़्यादा बेटर दिखेंगे आपको। बहुत जी सारे मिड कैप्स है, तो ओवरऑल देखा जाए तो लार्ज क्वालिटी मिड कैप टू लार्ज कैप ये बायस रखना चाहिए पोलियो में। जी। सर लेकिन जब मानसून की बात होगी तो चीनी, फर्टिलाइज़र, जैन इरिगेशन जैसी कंपनीज पर अभी नज़र जाती है। हमने देखा था कि जब मानसून शुरू हुआ था उस समय पर चीनी काउंटर्स में एक दिन तेज़ी आती हुई दिखाई दी, फिर फर्टिलाइज़र में भी तेज़ी आती हुई दिखाई दी। हालांकि फर्टिलाइज़र में जीएसटी की भी कुछ खबरें थी, जैन इरिगेशन जैसे काउंटर्स में भी स्ट्रेंथ बनी। लेकिन जैसे जैसे मानसून धीमा होता गया, उसकी जब खबरें आई कि कहीं ना कहीं कम हो रहा है मानसून अभी तक जून के महीने में, तो उसका इम्पैक्ट इन सभी शेयरों पर प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखने के लिए मिला। सर कैसे देख रहे हैं चीनी में, लाइक लीडर्स ऑफ द पैक लाइक बलरामपुर, धामपुर, फर्टिलाइजर में जीएनएफसी, चंबल, और साथ ही जैन इरिगेशन जैसे काउंटर्स पर क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए इस समय? तो एक ह्यूज रन ऑफ फर्टिलाइजर्स में तो ऑलरेडी आ चुका है, तो वहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता है तो वहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं। जहाँ तक चीनी शुगर्स की बात है, तो आप ये चीज़ देख लें कि शुगर एक सिक्लिकल बिजनेस की तरह देखते थे हम लोग पहले। लेकिन एथेनॉल जब से चालू हुआ है, एथेनॉल की स्टोरी, तब से जो है इनका इनकी डिपेंडेंसी ऑन एथेनॉल काफ़ी बढ़ी है।
और बलरामपुर चीनी जैसी कंपनियां तो सबसे बड़ी जो है केपेक्स लेकर आई थी। मोर देन 1000 KLPD जो है किलो लीटर पर डे के हिसाब से जो है इनका जो है कैपेसिटी है। और बलरामपुर चीनी में केवल वो स्टोरी नहीं है, अब तो पैकेजिंग की तरफ भी मूव कर रहे हैं, तो वो भी स्टोरी है उसमें। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आपको मॉनसून अगर ठीक होता है तो सबसे पहली चीज़ होगी कि फसल की जो आवक होगी वो अच्छी होगी। और जो है चीनी में शुगर में पानी लगता है, तो शुगर की फसल अच्छी होगी, जो कि डेफिसिट की बात हो रही थी। तो ये शुगर के लिए होगा, ठीक होगा। लेकिन शुगर में आप देखें कि काफ़ी कंट्रोल होता है, स्टेट लेवल का कंट्रोल इंटरवेंशन है और उसके बाद सेंट्रल का है। क्योंकि शुगर जो है वो आम जिंदगी को काफ़ी छूता है और उससे इन्फ्लेशन पर काफ़ी असर पड़ते हैं। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट काफ़ी चौकन्ना रहती है, और शुगर से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कमाई इन कंपनियों को उतनी ही होती है। तो इनने अपनी दूसरी चीज़ें एथेनॉल पे काफ़ी बड़ा फोकस किया है, और एथेनॉल जो है अब एक अच्छी, और गवर्नमेंट बता रही है कि 25% 30% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकती है, उनके टारगेट हैं। तो उस लिहाज से एथेनॉल प्ले में आपको देखना चाहिए। तो बलरामपुर चीनी मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, और काफ़ी अच्छा जो है प्ले हो सकता है। तो मौजूदा स्तर पे थोड़ा ही देखना चाहिए, लेकिन अगर घटता है तो इसमें ज़रूर आपको ध्यान रखें कि ये बड़ा प्ले हो सकता है। और इसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की तरफ किया है कंपनी ने, 2000 करोड़ रुपए। तो ये एक मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। सचिन जी का सवाल आया, सचिन सिंघल जी का सवाल है अदानी स्टॉक्स पर। संतोष सर, अदानी स्टॉक्स पर आज खबर भी है, हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि एक तो सेबी की तरफ से शो कॉज नोटिस गया है उनको, और हिंडनबर्ग की तरफ से ये भी बोला गया है कि उन्होंने तो कुछ ज़्यादा पैसा ही नहीं बनाया। उन्होंने स्टॉक मार्केट में हार्डली $4 मिलियन बनाए थे और बॉन्ड मार्केट में कुल $31,000 बनाए थे। सर, ये हार्ड टू डाइजेस्ट वाली सिचुएशन है, और कैसे देख रहे हैं अदानी स्टॉक्स को? आज मूव भी है सर। हाँ, तो देखिए अडानी का जो जो पूरा प्ले है, और हिंडनबर्ग तो समझ लिए कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट रहा है, जो कि और आप देखें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई है, और वो टाइमिंग बहुत क्वेश्चनेबल है कि वो टाइमिंग कब आई, जब अडानी जो है वो फंड रेज की बात कर रहे थे, और वहाँ से रेज करने की बात, ओएफएस से रेज करने की बात कर रहे थे। तो वहाँ से आया। तो आपने जो शंका, जो भी जो है टिप्पणी की थी अडानी ग्रुप के ऊपर में, तो वो एक क्वेश्चनेबल था कि टाइमिंग वाज वेरी बैड। और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी ब्लीड हुए पूरे अडानी स्टॉक्स में, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट ड्रिवन होता है, और मार्केट में अगर सेंटिमेंट खराब या किसी के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगते हैं तो वो बहुत जो है खराब हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर किसी को भी किसी भी हाउस से कोई दिक्कत है आपको, हमारी जो है कोर्ट खुली हुई है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, इल्जाम ये तो जैसे कहते हैं कि जैसे कि अपोजिशन एक इल्जाम लगाता है, बट क्वांटिफाइबल होता है क्या, तो उसको आप जो है कोर्ट मत लेकर लेकर जाएं। अगर कोई गलत करता है तो डेफिनेटली कोर्ट जो है उसके लिए एक प्रोसीडिंग्स लेगा, और उसमें एक अपनी राय देगा, और उसके बाद आपने जो करना है कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ है इसमें कि वैल्यूएशन आपको देखनी चाहिए कि अडानी ग्रुप में वैल्यूएशंस का एक जो है वो बहुत बड़ा, हर कंपनियों में बहुत बड़ा वैल्यूएशन है, क्योंकि काफ़ी बड़े जो है इनके फ्यूचर्स में कैपेक्स हैं, या फ्यूचर प्लान काफ़ी बड़े हैं। तो आपको चुन कर देखना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी बाजार जाते हैं तो आप रिलेटिव वैल्यूएशंस, मतलब रिलेटिव, जैसे आज अभी आम के सीजन है, तो सारी दुकानों में आप देखेंगे आम मोटा मोटी एक रेंज के अंदर मिलेंगे आपको, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। उसी तरह से आप भी जब स्टॉक खरीदें तो आपको जी। वैल्यूएशन करना चाहिए कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस किस तरह से प्राइसिंग हो रहे हैं, तो आपको एक अंदाजा लगेगा, और ये लगेगा कि अडानी के जितने भी शेयर्स हैं उसमें काफ़ी बड़े वैल्यूएशंस हैं। केवल अडानी पोर्ट को छोड़ दिया जाए या अंबुजा सीमेंट को छोड़ दिया जाए तो ये दो कंपनियां थोड़े रिजनेबली वैल्यूड हैं, और ये कंपनियां मुझे अच्छी लगती हैं। और अडानी ग्रीन बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन इसके बिजनेस मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं कि आने वाले टाइम पे जो ग्रीन एनर्जी पे फोकस है कंपनी का, वो काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पर कोई सब्सटैंशियल गिरावट हो तब उसको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ने बताया कि अदानी में अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट और अदानी ग्रीन बायोन डिक्लाइंस, थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशन ज़्यादा महंगी है। बाकी शेयरों को सर उतना लाइक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एक सवाल और मिल रहे हैं
यहाँ पर मकबूल आलम जी का सवाल है, क्या कैनरा बैंक में एंट्री का कर सकते हैं क्या इन भाव पर सर? अ, इन भाव पर आपको 10-15% या 25% से ज़्यादा न लें एटलीस्ट इन भावों पर। लेकिन मेरी पसंद में जो अगर टॉप बैंकिंग प्रायोरिटी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक है। ये मेरा पैकिंग ऑर्डर है जहाँ पर कि आप खरीदारी कर सकते हो, अपने जी पोर्टफोलियो में रख सकते हो। बहुत बेटर हैं, रिजनेबली वैल्यूड हैं कंपनियां, अच्छा काम काज का मुनाफा अच्छा हो रहा है, जी। देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा लें, गिरावट पर आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए कि इनको लेना है। तो थोड़ा ले सकते हैं। बाकी सर ने अपनी जो प्रेफर्ड पिक्स हैं वो बता दी हैं। पुनीत शर्मा जी का सवाल है, इन्फीबीम एवेन्यूज़ पर सर 3400 शेयर हैं इनके पास, 34 रुपये के भाव के, क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रख सकते हैं ये? देखिए, एक तो मुझे इन्फीबीम के बिजनेस मुझे तो नहीं समझ में आते हैं ज़्यादा, तो मैं इस पे उस हिसाब से तो नहीं कमेंट्री कर सकता हूँ। चार्ट के लिहाज से बता सकता हूँ कि साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट हो रहे हैं इसमें। और जब तक स्टॉक प्राइस जो है 31 रुपए के नीचे या 32 रुपए के मोस्टली नीचे है, तब तक तो शायद नेगेटिव बायस होगा। लेकिन बिजनेस एज सच जो है, एक तो महंगा है बिजनेस, मुझे लग रहा है काफ़ी। तो उस लिहाज से आपको ध्यान रखें। और बिजनेस एज सच मुझे उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण कि इन्फीबीम को मैं अवॉइड ही करता हूँ। जी, तो यहाँ पर इन्फीबीम को अवॉइड करने की ही राय सर की तरफ से दी गई है। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर अजय हैं। अजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। हाँ हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है, ठीक हो? जी सर। हाँ जी सर, मेरे पास ना हाइकल के 700 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 337 सर। ओके। सर बस हाइकल के, पूछ रहे हैं सर, चार्ट चार्ट देख के टारगेट इसका क्या नेक्स्ट है? जी सर, हाइकल के इनके पास 700 शेयर हैं 337 रुपये के भाव के, सर क्या करना चाहिए इनको? 337 रुपए के भाव के हैं तो मैं कहूँगा कि 325 के नीचे का एक तो स्टॉप लॉस लगा लें इसमें। और जो है, क्योंकि लास्ट के 2 सालों में मुनाफे थोड़े कम हुए हैं इनके, मार्जिन भी कम हुई है। और केमिकल बिजनेस एज सच जो है, केमिकल बोल लें या क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में जिसमें कंपनी है, उसमें थोड़ी दिक्कतें रही हैं लास्ट के 1-2 सालों में। लेकिन हो सकता है कि अगर मानसून सीजन इस बार अच्छी हो, जो कि आने वाले जो है कह लें कि 10 सालों में अच्छा बता रहे हैं कि हो सकता है मानसून, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि होल्ड कर लें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। चार्ट पर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें डेवलप हो रही हैं फॉर लॉन्गर टर्म, तो उस लिहाज से आपको होल्ड करने की सलाह होगी। जी। कपिल कुमार सैनी जी का सवाल है, शिवालिक पावर में पैसा लगाया जा सकता है क्या करंट लेवल पर सर? शिवालिक पावर मुझे लगता है कि ये एक नया अभी आईपीओ आया था, और 325-26 के दाम है मुझे लग रहा है ये। और ये शिवालिक पावर शायद जो है एसएमई पे आया हुआ है। जी। तो ध्यान रखें, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा गेन हो चुका है, तो इन लेवल पर तो अवॉइड करने की राह होगी, क्योंकि बहुत बड़ा गेन ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है, स्टोरी प्ले आउट हो चुकी है। अब हेंस फोर्थ होगी क्या, ये तो नंबर्स बताएंगे कि आने वाले टाइम पे नंबर्स कैसे रहते हैं। बट आई थिंक ऑलमोस्ट प्ले आउट हो चुका है। और एसएमई में अगर आप आईपीओ में लगाते हैं तो थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर आईपीओ के बाद, क्योंकि लिस्टिंग 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो रही हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जूबरेंस देखने को मिल रहा है, तो उस लिहाज से अवॉइड करने की राह होगी। जी, कुछ और बड़ी खबरों पर चलते हैं, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं मार्केट पर, काफ़ी तेज़ देखने के लिए मिला था। एक तो सेबी ने डिस्काउंट ब्रोकर्स पर कड़ा शिकंजा किया है और ग्राहकों को इससे राहत भी देने की बात कही गई है। संतोष सर कैसे देख रहे हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स में? एंजल वन का नाम सबसे ऊपर आता है। वैसे तो जो बाकी दो कंपनियां हैं, ग्रो और ज़ीरोधा, वो लिस्टेड नहीं है, इसलिए उनके शेयर पर इम्पैक्ट नहीं दिखा सकते, लेकिन एंजल पर साफ तौर पर दिख रहा है 8% नीचे है काउंटर। बाकी जो नॉन डिस्काउंट देने वाले ब्रोकर थे, जो अभी भी लो ब्रोकरेजेस रखते थे, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर एक अलग ही कैटेगरी बन गई थी कि आप 10 या 20 रुपये दीजिए और ट्रेड कर लीजिए। तो जो इनको वॉल्यूम पर जो फ़ी देनी पड़ती थी एक्सचेंजेस को, वो मंथली सेटलमेंट करते थे ये लोग, और क्लाइंटों से ये डेली बेसिस पर लेते थे। तो अब एक्सचेंजेस और सेबी वगैरह ये कह रहे हैं कि भाई आप जो डिस्काउंट आपको मिलता था उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते, और इसका जो बेनिफिट है वो एंड कंज्यूमर को दीजिए।
कैसे देख रहे हैं सर डिस्काउंट ब्रोकर वर्सेस जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स रहे हैं उनके शेयरों को? तो देखिए, मुझे लगता है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स जो है वो एक तो टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हैं, और मुझे लगता है कि दे विल बी हेयर टू स्टे और रहेंगे। ये ज़रूर चीज़ है कि डिस्काउंट जो इनको कि चूंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स के वॉल्यूम जो कि ट्रेडिशनल ब्रोकर हैं उनसे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर सस्ते ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ये लोग। और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ है आज के दिन में, उसमें देखें आप, सबसे बड़ी कंपनी जीरोधा आई है। जीरोधा के नंबर्स को देखेंगे विवेक जी, तो 1/4 ऑफ दी एनएससी के प्रॉफिट करीब कमाती है कंपनी जीरोधा। और लिस्टेड प्लेयर्स में देखेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़ चढ़कर जिसमें जो दिख रहा है वो है एंजल वन। तो और जीरोधा एंजल वन से डेफिनेटली काफ़ी बड़ी है। लेकिन आप ये देखें कि ये कंपनियां जो है, जो इनको डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि एनएससी पे काफ़ी स्कीम्स होती हैं कि अगर आपका टर्नओवर एक एक्स जो है लेवल के ऊपर जाता है तो आपको चार्जेस जो है वो कम लगते हैं। और वो डेफिनेटली वो मंथली बेसिस पर वो करते होंगे। और ये तो चूंकि जो है इनका जो है हर ट्रेड के ऊपर जो है ब्रोकरेज लेते हैं, अब ये कैसे करेंगे, वो डेफिनेटली रेशनलाइज करने की कोशिश कर रही हैं सेबी और जो भी एक्सचेंजेस करेंगे। लेकिन चूंकि बिजनेस मॉडल ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वहाँ कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर डेफिनेटली होगा जो कि रेगुलराइज या जो कि कह लें कि कंप्लायंस है, इश्यूज हैं, उनको कंप्लाइड होना होगा, और थोड़े बहुत प्रॉफिटेबिलिटी इधर उधर हो सकती है। बट लेकिन जो प्लेथोरा ऑफ बिजनेस इनको आ रहे हैं, या फिर नई पीढ़ी के लोग जो इनके प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग हो रही है, ईज ऑफ ट्रेडिंग जो है वो, आप कह लें कि जो पुराने ब्रोकरेजेस हैं उस पर उतनी नहीं है जितने नए ब्रोकरेजेस दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे कि डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं कि ये ब्रोकरेज पर अगर काम करते हैं आप, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें ठीक ही रहेंगी। जी, दो खबरें और सर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ईवी और मिनरल्स को लेकर करार हो सकते हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। उनके टॉप ऑफिशियल्स मिले, उन्होंने इस तरह के इंडिकेशन दिए हैं। और दूसरा, तेल पर जो विंडफॉल टैक्स 3250 से बढ़ाकर 6000 रुपये पर टन किया गया है। पहले मैं सर तेल पर विंडफॉल टैक्स की बात करता हूँ। वेदांता और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ चूँकि इस क्षेत्र से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, कैसे देख रहे हैं सर इम्पैक्ट? तो देखिए, विंडफॉल टैक्सेस जो गवर्नमेंट लेकर आई थी कि अगर जो है कोई भी तरह का जो डिस्काउंट इनको मिल रहा होगा वो ज़्यादा उसका लाभ नहीं ले पाए, और इन्फ्लेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के दिमाग में जो फोरमोस्ट चीज़ है विवेक जी, वो है इन्फ्लेशन, और तेल के दाम ना बढ़ें, उसको एक कंट्रोल में रखा जाए। उनकी जो इनपुट कॉस्ट है, जो आउटपुट कॉस्ट है, उसके बीच जो है सारी चीज़ें मेंटेन रहें। और जो है यहाँ से बाहर अगर सारी चीज़ें निकल जाएंगी, हो सकता है कि बाहर में इनको आर्बिट्राज मिल रहा हो, बाहर में न बिक जाए सस्ते में, और हमारे यहाँ उपलब्धता उस चीज़ों की ना हो। तो वेदांता की जो के इन इंडिया थी, पहले लिस्टेड थी, अब तो वेदांता का पार्ट है वो। और रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो रिफाइनरी है, तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करके रखती हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑयल प्राइसेस, और उनको जो आर्बिट्राज मिलता है उसको लेकर है। तो बहुत ज़्यादा तो प्रॉफिट इनको बहुत ज़्यादा बनाने नहीं देगी उसमें, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक सप्लाई को दुरुस्त करना चाहते हैं वो लोग इसके थ्रू। तो ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, और ये पहली बार तो नहीं हुआ ऐसा ऐसा। ये कई महीनों से, कई मतलब सालों हो गए मुझे लग रहा है कि विंडफॉल टैक्स को लेकर। तो आई थिंक इट इज़ नाउ ए पार्ट ऑफ द लाइफ। तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए। जी, इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन जी जुड़े हैं पटना से। रोहन जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार। जी मैंने सर वो आईआरबी इंफ्रा के शेयर लिए थे, 1000 शेयर 65.29 के भाव पे। जी, तो पहले तो प्रॉफिट था, अभी फिलहाल वो मतलब लॉस प्रॉफिट कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो उसको सर लॉन्ग टर्म 2-3 महीने नेक्स्ट 2-3 मंथ के लिए क्या करें? बिल्कुल पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक स्टेक्स वगैरह बिके थे और हैंड्स चेंज हुए, जिसकी वजह से ब्लॉक डील्स की वजह से काउंटर गिरा है। संतोष सर, कैसे देख रहे हैं आप इस काउंटर को? देखिए, अगर 3 महीने का ट्रेडिंग का नजरिया है तो मुझे लगता है कि 64.5 के पास का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना, एकदम स्ट्रिक्ट लगाएं स्टॉप लॉस, कि उसके नीचे क्लोज होगा तो निकल जाएं। क्योंकि वहां पर एक सपोर्ट लाइन दिख रही है, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें और भी गिरावट आ सकती है।
दूसरी फंडामेंटल की बात करें, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें देखना होगा कि सरकार, जो नई सरकार है, और उसका जो है क्या फोकस और कितना रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस जो भी इनके प्लान्स रहे हैं वो होने चाहिए। लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर देखते हैं तो महंगा स्टॉक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें ताकि आपको वेल्थ इरोजन ना हो। जी, तो सर आप एक स्टॉप लॉस लगा लें और उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको ज़्यादा एक राहत भी मिल पाएगी और आप फ़ायदा भी ज़्यादा उठा पाएंगे। सर एक और खबर जो कि कल के सत्र में थी वो थी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ईवी मिनरल्स को लेकर करार संभव है। ईवी को लेकर थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। मिनरल्स को लेकर तो हम ऑस्ट्रेलिया से कारोबार करते ही हैं। ईवी में सर कुछ एक कंपनीज़ हैं लाइक ओलेक्ट्रा ग्रीन और टाटा मोटर्स जैसी कंपनी, इन पर किस तरह से देख रहे हैं? और साथ ही चूँकि मिनरल्स में अदानी एंटरप्राइजेज ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बड़ा काम करते हैं, कोयले वगैरह का काम इन्होंने किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, कैसे देख रहे हैं सर अदानी एंटरप्राइजेज को भी? तो देखिए, अडानी का तो करमाइकल जो माइंस है वो तो ऑस्ट्रेलिया में थी, काफ़ी उसमें अनरेस्ट भी हुआ था वहाँ पर। लेकिन जो है हमारे यहाँ की कंपनियां अगर ईवी के जो केमिकल्स हैं या फिर जो उसमें खनिज हैं उसके लिए, पहले ही यहाँ की एक कंपनी थी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, उन्होंने एक टाई अप किया था। और मुझे जहाँ तक ध्यान आता है कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक ने भी शायद जो है जी। किसी एक कंपनी के साथ टाइप किया है। क्योंकि जो खनिज है वो बैटरी में, ईवी के बैटरी बनाने में यूज होगा। आपने ओलेक्ट्रा ग्रीन की बात की तो वो एक तरह से ओईएम है, वो लोग वो बनाते नहीं है, वो ओईएम है। अब ये बैटरीज के लिए अगर आप देखेंगे तो ये दो कंपनियां, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पीसीबीएल, और दूसरी जो दो कंपनियां हैं एक्साइड और अमर राजा बैटरी, ये हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ अगर टाई अप होता है तो ये कंपनियां बेनिफिशियल हो सकती हैं इस चीज़ों के ओके। लिए। और चूंकि आने वाले टाइम पे ईवी स्पेस हो सकता है कि धीरे धीरे एक्सपैंड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है इंडिया में अभी, और अगर उस पर गवर्नमेंट फोकस करती है, बजट में भी कुछ बजटरी सपोर्ट देती है, तो मुझे लगता है कि ये स्पेस एक्सपैंड करेगा और ये कंपनियां उससे लाभान्वित हो सकती हैं। जी, एक सवाल भी दर्शक का है हमारे, नवीन कुमार जी का सवाल है सर, फिलिप्स कार्बन ब्लैक पर ही है। वो पूछ रहे हैं कि परचेज प्राइस क्या रखें इसका? तो देखिए, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, विवेक जी, मैं आपके ही चैनल पर कई बार बात बोल भी चुका हूँ और काफ़ी रिकमेंडेशन भी है मेरी। फिलिप्स जी। कार्बन ब्लैक में आप देखेंगे तकरीबन 1,000 करोड़ के ऊपर का एक्सपेंशन हुआ है रिसेंटली, फैसिलिटी चालू हो गई हैं। और दूसरा जो है 3,000 करोड़ के ऊपर का एक एक्विजिशंस भी है जो कि केमिकल और वाटर जो है कह लें कि प्योरीफायर्स के लिए, जो कि ऑयल एंड गैस में लगते हैं काफ़ी, उनका एक एक्विजिशन एक्वाफॉर्म बोल के कंपनी थी, उसका इन्होंने किया है। तो वो उस लिहाज से मैं काफ़ी बुलिश हूँ। और डिस्क्लोजर के तौर पे बता दूं कि हमारे पोर्टफोलियो में भी है ये स्टॉक, काफ़ी दिनों से अब लोग होल्ड कर रहे हैं इसको। बहुत पहले से रेकमेंड किया था, 120 140 उस समय था, बीच में भेज दिया था, लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट हुए तो फिर हमने उसमें दोबारा एंट्री की है। तो हमारे पास है और मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर पर थोड़ा लें, और गिरावट होती है तो वहाँ पर आपको ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, तो गिरावट में ऐड करना चाहिए। और बाज़ार में काफ़ी कुछ हमने जो चीज़ों पर बात की है और बाज़ार क्या बोलता है इस पर भी बात की है। तो फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं बाज़ार बोलता है को।